नमस्कार बच्चों, मैं शोभा चौधरी, प्रवक्ता रसायन विज्ञान, राजकीय कन्या इंटर कॉलेज सहारनपुर में कार्यरत हूँ तथा आज आपके साथ पुनः नया टॉपिक लेकर उपस्थित हुई हूँ जिसका नाम है जैव अणु पाठ के अंतर्गत न्यूक्लिक अम्ल। बच्चों, आज से पूर्व की कक्षा में जैव अणु पाठ के अंतर्गत हम लोगों ने विटामिन का अध्ययन किया था तथा विटामिन के शरीर में कार्यों के बारे में जाना था। आप लोगों ने इससे पहले जैव अणु पाठ के अंतर्गत कार्बोहाइड्रेट को समझ लिया है, इसके बाद आपने विटामिन को समझ लिया और हमने प्रोटीन के विषय में भी जानकारी प्राप्त कर ली। आज का टॉपिक हमारा किससे रिलेटेड है? आज हमारे पाठन का उद्देश्य रहेगा विद्यार्थी डीएनए तथा आरएनए के विषय में जान सकेंगे, विद्यार्थी डीएनए आरएनए की संरचना को समझ सकेंगे, विद्यार्थी विभिन्न नाइट्रोजनी क्षारकों के विषय में जान सकेंगे तथा विद्यार्थी डीएनए आरएनए में अंतर समझ सकेंगे एवं इसी के साथ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग किसे कहते हैं आप इसके विषय में भी जान सकेंगे। तो आज हम न्यूक्लिक अम्लों के विषय में डीएनए आरएनए के विषय में अध्ययन करेंगे कि डीएनए आरएनए किस प्रकार के अणुओं से मिलकर बने हुए होते हैं तथा उनका हमारे शरीर में क्या कार्य है। आज के प्रमुख शिक्षण बिंदु हैं न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक अम्लों का रासायनिक संगठन, न्यूक्लिक अम्ल की संरचना, न्यूक्लिक अम्ल के जैविक कार्य तथा एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक हार्मोन। बच्चों, सर्वप्रथम हम जानेंगे न्यूक्लिक अम्ल किसे कहते हैं। जैसा आप सभी जानते हैं कि सभी जीवित जंतु अथवा पादपों के शरीर का निर्माण कोशिकाओं से होता है। ये कोशिकाएं हमारे शरीर की संरचनात्मक इकाई होती हैं तथा इन कोशिकाओं के अंदर एक केंद्रक पाया जाता है। वह केंद्रक उस कोशिका से में होने वाली समस्त क्रियाओं को नियंत्रित करता है और उस केंद्रक के अंदर ही न्यूक्लिक अम्ल पाए जाते हैं। आप सभी जानते हैं कि सामान्य रूप से ये देखा जाता है कि बच्चे अपने माता पिता से गुणों में, शारीरिक संरचना में तथा और भी कई प्रकार से मिलते जुलते होते हैं। जैसे आम के बीज से नए आम का पेड़ पैदा होता है, कुत्ते के बच्चे कुत्ते से और बिल्ली के बच्चे बिल्ली से रिजम्बल करते हैं, वैसे ही हम भी अपनी शारीरिक संरचनाओं में तथा क्रियाओं में व व्यवहार में अपने माता पिता से कहीं ना कहीं समानता प्रदर्शित करते हैं। क्या बच्चों, आपने कभी सोचा ये समानता किस कारण से होती है? वास्तव में हमारे शरीर के अंदर एक आनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है जिसे डीएनए कहते हैं। ये डीएनए ही हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार की क्रियाओं को तथा हमारे शरीर के उन गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करता है। तो आज हम इन्हीं न्यूक्लिक अम्लों का डीएनए तथा आरएनए की संरचना के विषय में जानेंगे कि वो किन केमिकल्स किस प्रकार के अणुओं से मिलकर बनते हैं। बच्चों, जीवित कोशिकाओं की नाभिक जन्मजात गुणों के लिए उत्तरदायी है जिसे अनुवांशिकता भी कहते हैं। अनुवांशिकता शब्द का अर्थ है कि वो गुण और लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं उन्हें हम अनुवांशिकता कहते हैं। कोशिका के नाभिक में उपस्थित वे कण जो अनुवांशिकता के लिए उत्तरदायी होते हैं क्रोमोसोम कहलाते हैं। प्रत्येक कोशिका के अंदर एक रंगीन प्रकार के पदार्थ पाया जाता है, उसे क्रोमोसोम कहते हैं और यही क्रोमोसोम एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में अनुवांशिक लक्षणों को लेकर जाने के लिए उत्तरदायी होते हैं। ये प्रोटीन तथा अन्य प्रकार के जैव अणुओं से मिलकर बनते हैं जिन्हें न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं। क्रोमोसोम की संरचना में प्रोटीन तथा न्यूक्लिक अम्ल मिलकर उसका निर्माण करते हैं। अतः न्यूक्लिक अम्ल मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, डीऑक्सी न्यूक्लिक अम्ल जिसे हम डीएनए कहते हैं तथा राइबोज न्यूक्लिक अम्ल जिसे हम आरएनए कहते हैं। न्यूक्लिक अम्ल न्यूक्लियोटाइडों की लंबी श्रृंखला वाले बहुलक होते हैं। पुनः यहाँ पर अभी तक जितने भी जैव अणुओं के विषय में हमने अध्ययन किया, हमने देखा उनमें एक छोटी यूनिट होती है जिसके मिलने के कारण बहुलकों का निर्माण होता है। जैसे मोनोसेक्राइड के मिलने से पॉलीसेक्राइड्स बनते हैं,
वैसे ही अमीनो अम्ल के मिलने से प्रोटीन के बड़े बड़े अणु बनते हैं, उसी प्रकार न्यूक्लिक अम्ल में न्यूक्लियोटाइड की बड़ी श्रृंखला के बहुलक के मिलने से पॉलीन्यूक्लियोटाइड का निर्माण होता है। अब बच्चों हम इन न्यूक्लिक अम्ल की संरचना के विषय में जानेंगे कि डीएनए और आरएनए के ये न्यूक्लियोटाइड किस प्रकार से किन किन यौगिकों के मिलने से बनते हैं। न्यूक्लिक अम्लों का रासायनिक संगठन। डीएनए अथवा आरएनए के पूर्ण जल अपघटन से एक पेंटोज शर्करा, फास्फोरिक अम्ल तथा नाइट्रोजन युक्त विषम चक्रीय यौगिक जिन्हें क्षारक कहते हैं प्राप्त होता है। डीएनए अणु में शर्करा अर्धांश इकाई BD2 डीऑक्सीराइबोज होती है, जबकि आरएनए में बीटा डी राइबोज शर्करा होती है। बच्चों यहाँ पर हम पेंटोज शर्करा डीएनए तथा आरएनए में जो पाई जाती है उसके स्ट्रक्चर को देखेंगे। आप यहाँ देख रहे हैं कि बीटा डी राइबोज शर्करा जो आरएनए में पाई जाती है तथा बीटा D2 डीऑक्सीराइबोज शर्करा आरएनए में पाई जाती है। इसमें प्रथम कार्बन पर OH समूह ऊपर की ओर, हाइड्रोजन समूह नीचे की ओर है। इसके अतिरिक्त दूसरे, तीसरे तथा चौथे और पांचवें पर भी OH समूह उपस्थित है और ये इसमें 5 का एक रिंग बना हुआ है। इसी प्रकार किंतु जब आप यहाँ पर आरएनए की बाद डीएनए में डीऑक्सीराइबोज श्रृंखला को देखते हैं तो आप पाते हैं कि पहले कार्बन पर जो समूह है उसी प्रकार OH समूह बीटा डायरेक्शन में ही है, ऊपर की ओर है, किंतु दूसरे कार्बन पर हाइड्रोजन और हाइड्रोजन अर्थात ये OH समूह दूसरे कार्बन पर उपस्थित नहीं है। इसकी अनुपस्थिति के कारण ही हम आरएनए में पाई जाने वाली पेंटोज शर्करा को डीऑक्सीराइबोज शर्करा कहते हैं, क्योंकि उसमें हाइड्रोजन पाया जाता है, OH समूह नहीं पाया जाता। डॉक्टर वॉटसन का जन्म शिकागो के इलिनॉइस में हुआ था तथा इन्होंने इंडियाना विश्वविद्यालय से PhD की उपाधि प्राप्त की। इन्होंने विशेष रूप से शरीर क्रिया विज्ञान तथा औषधि के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया और इसी के साथ डीएनए की द्विकुंडलीय संरचना को भी बताया तथा बताया कि जैसे एक सीढ़ी मरोड़ खाती हुई चलती है, इसी प्रकार से डीएनए भी पार्श्व क्षणों से एकांतर क्रम में बंधित फॉस्फेट तथा डीऑक्सीराइबोज शर्करा की इकाइयों द्वारा निर्मित होता है, जब उनके बीच के डंडे प्यूरिन और पिरामिडिन क्षारकों के युगल से बनते हैं। आप लोगों ने सीढ़ी देखी होगी, सीढ़ी पर दोनों तरफ रेलिंग होती है जिसके बीच में सीढ़ी के चढ़ने के लिए स्टेप्स होते हैं। तो जो स्टेप होते हैं वो किसके बने हुए होते हैं? प्यूरिन और पिरामिडिन क्षारकों के बने हुए होते हैं। इसी के साथ जो रेलिंग्स होती हैं वो किसकी बनी हुई होती हैं? वह शर्करा की तथा फॉस्फेट की बनी हुई होती हैं और इनको सबको मिलाकर हम क्या नाम दे देते हैं? न्यूक्लियोटाइड नाम दे दिया जाता है। अतः विभिन्न न्यूक्लियोटाइड के एक श्रृंखला में जुड़ने के कारण जो निर्माण होता है उसे हम क्या कहते हैं? डीएनए कहते हैं। डीएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड होता है, अर्थात बहुत सारे न्यूक्लियोटाइडों का बहुलक होता है। जैसा मैंने आपको अभी बताया कि डीएनए तथा आरएनए में पेंटोज शुगर पाई जाती है, शर्करा पाई जाती है, डीऑक्सीराइबोज तथा राइबोज शर्करा। इसके अतिरिक्त डीएनए तथा आरएनए में कुछ नाइट्रोजनी क्षारक पाए जाते हैं। ये नाइट्रोजनी क्षारक मुख्य रूप से 5 प्रकार के होते हैं। डीएनए में 4 प्रकार के क्षारक पाए जाते हैं, आरएनए में भी 4 ही प्रकार के क्षारक पाए जाते हैं, किंतु उनके नाम अलग अलग हैं। बच्चों, मैं आपसे ये बताना चाहूँगी कि आरएनए जो होता है, आरएनए सिंगल स्ट्रैंड होता है, उसके अंदर केवल एक ही श्रृंखला होती है, जबकि डीएनए में 2 श्रृंखलाएं होती हैं। और इन नाइट्रोजनी क्षारकों की संरचना को आप यहाँ पर देख रहे हैं, किंतु आपके कोर्स में इनके स्ट्रक्चर्स नहीं हैं, आपको केवल इनके नाम याद करने हैं। तो सबसे पहले डीएनए में 4 क्षारकों के नाम हैं। एडेनिन, जिसको हम ए से प्रदर्शित करते हैं, ग्वानिन जिसे हम जी से प्रदर्शित करते हैं,
साइटोसिन इसे C से दिखाया जाता है और थायमिन इसे T से दिखाया जाता है। आरएनए में भी 4 ही क्षारक होते हैं। प्रथम 3 अर्थात एडेनिन, ग्वानिन तथा साइटोसिन डीएनए के समान हैं, परंतु चौथा जो चतुर्थ क्षारक होता है जिसे हम यूरेसिल कहते हैं, वह थायमिन के स्थान पर यूरेसिल पाया जाता है। यहाँ पर आप इनकी संरचनाओं को देख सकते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं कि ये एडेनिन की संरचना है, ये ग्वानिन की संरचना है, साइटोसिन की, थायमिन की और यूरेसिल की। सभी में आप देख रहे हैं इन्हें नाइट्रोजन बेस क्यों कहते हैं, क्योंकि इन सभी के अंदर नाइट्रोजन परमाणु उपस्थित होता है, जिसके साथ ये विषम चक्रीय यौगिकों का निर्माण करते हैं। उन विषम चक्रीय यौगिकों में नाइट्रोजन की उपस्थिति तथा अमीन समूह की उपस्थिति के कारण इन्हें हम नाइट्रोजन क्षारक कहते हैं। न्यूक्लिक अम्ल की संरचना। किसी क्षारक की शर्करा की 1' की स्थिति पर जुड़ने से निर्मित इकाई को न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। न्यूक्लियोसाइड में 2 चीजें होती हैं, पहली होती है पेंटोज शुगर और दूसरा होता है क्षारक। ये नाइट्रोजनी क्षारक उस पेंटोज शुगर के 1' कार्बन पर आकर जुड़ता है। 1' कार्बन पर जुड़ने का क्या अर्थ है? जब हम यहाँ पर देख रहे हैं तो हमें 5 कार्बन अणु दिखाई दे रहे हैं, C1', C2', C3', C4' और C5'। इनके ऊपर डैश लगाने के पीछे भी एक कारण है, क्योंकि हमारा जो नाइट्रोजन क्षारक है, नाइट्रोजन क्षारक भी हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, उसके अंदर भी कार्बन होते हैं तथा हमें उन्हें भी नंबर देना होता है। अतः उस समय हम नंबर देते समय जो शर्करा होती है उसके अंदर उस पर डैश लगाकर उसको नया नाम दे देते हैं, जिससे हम पहचान सकें कि ये क्षारक उस शर्करा के किस कार्बन पर जुड़ा हुआ है। दूसरी चीज आती है, जब न्यूक्लियोसाइड शर्करा अर्धांश के 5 स्थिति से बंध जाती है तो उसे न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। 2 चीजें हमने यहाँ पर देखी कि जब शर्करा किससे जुड़ गई है, क्षारक से जुड़ी है, तो हमने उसे नाम दिया न्यूक्लियोसाइड, और जब उसके साथ एक फॉस्फेट यूनिट भी आकर जुड़ जाती है तब उसका नाम हो जाता है न्यूक्लियोटाइड। अर्थात न्यूक्लियोटाइड में कितने अणु उपस्थित हैं? 3 प्रकार के अणु उपस्थित हैं, एक क्षारक का अणु, दूसरा शर्करा का अणु और तीसरा फॉस्फेट का अणु। न्यूक्लियोटाइड 3 प्रकार के अणुओं के जुड़ने से बनता है, क्षारक, शर्करा तथा फॉस्फेट अणु। न्यूक्लियोटाइड आपस में फॉस्फोडाइएस्टर बंध द्वारा संयुक्त होते हैं, जो पेंटोज शर्करा के 3' तथा 5' कार्बन की मध्य स्थित होता है। एक प्रारूपिक न्यूक्लियोटाइड का बनाना चित्र में दर्शाया गया है। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारे पास 2 न्यूक्लियोटाइड हैं। पहला न्यूक्लियोटाइड ये है, दूसरा न्यूक्लियोटाइड ये है। दोनों में हमने आपको बता दिया कि पहले कार्बन पर क्षारक जुड़ा हुआ है, यहाँ पर भी पहले कार्बन पर क्षारक जुड़ा हुआ है, 5वें कार्बन पर फॉस्फेट की यूनिट जुड़ी हुई है, यहाँ भी 5वें कार्बन पर फॉस्फेट की यूनिट जुड़ी हुई है। किंतु जब 2 न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ते हैं तब पहले वाले न्यूक्लियोटाइड के 5वें कार्बन पर स्थित फॉस्फेट का ये अणु दूसरे न्यूक्लियोटाइड के तीसरे अणु से बंध बनाता है तथा इस लिंकेज को फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज कहते हैं। ये जो लिंकेज किस किस के मध्य बन रहा है, 5' कार्बन और यहाँ 3' कार्बन के मध्य बन रहा है फॉस्फेट के जुड़ने के कारण, जिसे फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज कहते हैं। किसी भी श्रृंखला में हम पाएंगे हमारे पास 2 एंड होते हैं। पहला होता है जिसे हम श्रृंखला का 3' सिरा कहते हैं, अर्थात तीसरा सिरा जो खाली है जहाँ पर आकर अगला न्यूक्लियोटाइड जुड़ सकता है, और एक होता है हमारा जिसे हम 5' एंड कहते हैं, जहाँ पर फॉस्फेट की यूनिट जुड़ी हुई है जो उससे नेक्स्ट अर्थात आगे वाले के 3' एंड से जुड़ने के लिए स्वतंत्र है।
अर्थात न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़कर इसी प्रकार नई श्रृंखला का निर्माण करते हैं। डीएनए की द्विश्रृंखला को समझते समय इस संरचना में आप देख रहे हैं फॉस्फोरस, उसके बाद शुगर अर्थात शर्करा का अणु, फिर फॉस्फोरस, फिर शर्करा, और इसी प्रकार एक स्ट्रैंड ये चल रहा है, दूसरा स्ट्रैंड ये चल रहा है। इन दोनों के बीच में थायमिन हमेशा एडेनिन से मिलता है तथा साइटोसिन हमेशा ग्वानिन से मिलता है। तो आप देखिए जब यहाँ पर एडेनिन आया है तो उसके सामने दूसरी श्रृंखला में थायमिन है, यहाँ ग्वानिन है तो दूसरी श्रृंखला में साइटोसिन है, यहाँ टी आया तो उसके सामने ए, यहाँ सी आया तो उसके सामने जी। अर्थात ये जो श्रृंखला बनती है इसमें ए हमेशा टी से तथा सी हमेशा जी से मिलता है। यदि हम इसको इनकी संरचना के साथ देखें तो केमिकल संरचना या रासायनिक संरचना के रूप में यहाँ पर आप देख रहे हैं ये पेंटोस शर्करा है जिसके साथ फॉस्फेट का अणु जुड़ा हुआ है, और ये दो न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़े हुए हैं जिसमें एडेनिन थायमिन से जुड़ा हुआ है, और यहाँ केवल 2 हाइड्रोजन बंध नजर आ रहे हैं। जबकि दूसरे में जहाँ पर हमारा साइटोसिन ग्वानिन से जुड़ा है वहाँ पर आपको 3 हाइड्रोजन बंध नजर आ रहे हैं। इस प्रकार जब भी एडेनिन थायमिन से जुड़ता है 2 हाइड्रोजन बंध के द्वारा, और ग्वानिन साइटोसिन से जुड़ता है 3 हाइड्रोजन बंध के द्वारा। इसके अतिरिक्त यहाँ पर आप देख रहे हैं ये 5 एंड वाला कार्बन है, ये 3 एंड वाला कार्बन है। इसी तरीके से दूसरी श्रृंखला उसके उल्टी दिशा में चलती है। यहाँ पर ये वाला 5 एंड वाला है और ये वाला 3 एंड वाला है, अर्थात यहाँ 3 एंड है, यहाँ पर उल्टी दिशा में 3 एंड है, ये 5 एंड है तो ये दूसरी दिशा में 5 एंड है। इस प्रकार से द्विश्रृंखला वाली डीएनए की संरचना बनती है। यहाँ पर आप देख रहे हैं डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, लेकिन आरएनए में केवल सिंगल स्ट्रैंड होता है जिसमें विभिन्न प्रकार के नाइट्रोजनी क्षारक लगे हुए होते हैं, परंतु डीएनए में ये क्षारक एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं हाइड्रोजन बंध के द्वारा। न्यूक्लिक अम्ल की एक श्रृंखला के अनुक्रम से संबंधित सूचना को उसकी प्राथमिक संरचना कहते हैं तथा न्यूक्लिक अम्लों की द्वितीय संरचना भी होती है। अभी मैंने आपको कैसे न्यूक्लियोटाइड्स बनते हैं, वो आपस में फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज से कैसे जुड़कर लंबी श्रृंखला अर्थात बहुलक का निर्माण करते हैं, इसके विषय में बताया। किंतु डीएनए की एक द्विकुंडलीय संरचना भी होती है जिसमें 2 श्रृंखलाएं आपस में जुड़कर डीएनए का निर्माण करती हैं। द्वितीयक संरचना भी होती है। जेम्स वाटसन तथा फ्रांसिस क्रिक ने डीएनए की द्विकुंडलित संरचना की। न्यूक्लिक अम्ल की 2 श्रृंखलाएं आपस में कुंडलित रहती हैं तथा क्षारक युगलों के मध्य हाइड्रोजन आबंध द्वारा आपस में जुड़ी रहती हैं। दोनों रज्जुक एक दूसरे के पूरक होते हैं क्योंकि क्षारकों के विशिष्ट युगलों के मध्य हाइड्रोजन आबंध बनता है। अभी आपको बताया गया कि किस प्रकार 2 श्रृंखलाएं चलती हैं, एक श्रृंखला और दूसरी श्रृंखला, उन दोनों श्रृंखलाओं के मध्य में जो क्षारक हैं वह हाइड्रोजन बंध बनाते हैं। हमेशा एडेनिन थायमिन से जुड़ता है, हमेशा ग्वानिन साइटोसिन से जुड़ता है, उनके मध्य हाइड्रोजन बंध बनते हैं। बच्चों, जब एडेनिन थायमिन से जुड़ता है उसके मध्य बनने वाला हाइड्रोजन बंध हमेशा 2 होते हैं, अर्थात 2 हाइड्रोजन बंध से वो बीच में जुड़ जाते हैं। किंतु ग्वानिन और साइटोसिन के मध्य बनने वाले 3 हाइड्रोजन बंध होते हैं, अर्थात 2 हाइड्रोजन बंध और 3 हाइड्रोजन बंध से बनकर जैसे सीढ़ी के स्टेप होते हैं, इस प्रकार ये स्टेप का निर्माण करते हैं और एक द्विकुंडलित संरचना को बनाते हैं। आरएनए की द्वितीयक संरचना में कुंडली केवल एक रज्जुक की बनी होती है, जो कभी कभी आरएनए में उपस्थित एक रज्जुक के स्वयं को मोड़ने से बनती है। कभी कभी वे स्वयं को मोड़कर द्विकुंडलीय संरचना बना लेते हैं। आरएनए अणु 3 प्रकार के होते हैं तथा ये भिन्न क्रियाएं संपादित करते हैं। अभी हमने बताया कि डीएनए 2 श्रृंखलाओं के मिलने से बनता है, किंतु आरएनए में ऐसा नहीं होता। आरएनए में केवल एक ही श्रृंखला होती है
और उस श्रृंखला में वो जुड़ करके बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलकर एक लंबी श्रृंखला का निर्माण करते हैं। परंतु उसमें आरएनए में आप देखेंगे कि वह स्वयं ही मुड़कर द्विकुंडलित संरचना का निर्माण करता है। आरएनए कई प्रकार के होते हैं, डीएनए एक ही प्रकार का होता है और समस्त कोशिकाओं में, एक प्राणी की समस्त कोशिकाओं में सारी कोशिकाओं का डीएनए एक ही तरह का होता है, उसमें कोई भी अंतर नहीं होता। चाहे वह कोशिका हमारे बाल से हो, चाहे वह कोशिका हमारे नेत्र से हो, चाहे वह कोशिका हमारी त्वचा से हो, लेकिन सबकी नाभिक में उपस्थित डीएनए एक ही प्रकार का होता है। परंतु आरएनए विभिन्न प्रकार के कार्यों के संपादन के लिए कई प्रकार के होते हैं, जिन्हें डिवाइड करते समय हम देखते हैं, जिसे कहते हैं संदेशवाहक आरएनए, जिसे हम एमआरएनए या मैसेंजर आरएनए भी कहते हैं। दूसरा होता है राइबोसोमल आरएनए, जिसे हम आरआरएनए कहते हैं, तथा तीसरा होता है अंतरण अर्थात ट्रांसवर्स आरएनए, जो एक जगह से अंदर डीएनए की सूचनाओं को लेकर राइबोसोम के पास पहुंचता है। अतः इनका वर्गीकरण करते समय हम देखेंगे आरआरएनए अर्थात राइबोसोमल आरएनए जो प्रोटीन का निर्माण करता है, मैसेंजर आरएनए जो सूचनाओं को लाता है, ट्रांसवर्स आरएनए जो नाभिक के अंदर से डीएनए के दिए हुए संदेशों को पहुंचाने का कार्य करता है। डीएनए तथा आरएनए की संरचना को समझने के पश्चात अब हम इनके शरीर में क्या कार्य हैं इनके बारे में जानेंगे। न्यूक्लिक अम्ल के जैविक कार्य। डीएनए आनुवांशिकता का रासायनिक आधार है, अर्थात सभी आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी तक से दूसरी पीढ़ी तक ले जाने के लिए जो रासायनिक आधार होता है, अर्थात वह अणु जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षणों को लेकर जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, डीएनए कहते हैं, तथा इसे आनुवांशिक सूचनाओं के संग्राहक की तरह जाना जाता है। डीएनए लाखों वर्षों से किसी जीव की विभिन्न प्रजातियों की पहचान बनाए रखने के लिए विशिष्ट रूप से जिम्मेदार है। जैसा मैं आपको अभी बता रही थी कि आम के बीज से आम का ही पौधा पैदा होता है। क्यों? क्योंकि आम के बीज में, उसके डीएनए में उससे संबंधित सभी सूचनाएं कोड कर ली जाती हैं, अर्थात उसमें छुपी हुई होती हैं। जब उसे वह वातावरण मिलता है तब वह ग्रो करके नए प्रकार के आम के पौधे में विकसित हो जाता है। कोशिका विभाजन के समय डीएनए अणु स्वतः प्रतिकरण अर्थात सेल्फ रेप्लिकेशन में सक्षम होता है तथा पुत्री कोशिकाओं में समान डीएनए रज्जु का अंतरण होता है। बच्चों, जब हम सेल डिवीजन के बारे में बात करते हैं, कोशिकाओं के विभाजन के बारे में बात करते हैं, तो डीएनए एक ऐसा अणु है जिसमें स्वयं के द्विगुणन की क्षमता पाई जाती है, अर्थात वो अपने जैसे बहुत सारे डीएनए बना सकता है। इसी को हम क्या कहते हैं, डीएनए रेप्लिकेशन या प्रतिकरण कहते हैं। डीएनए में यदि एडेनिन वाला श्रृंखला खुलती है तो एडेनिन के साथ स्वतः ही आकर के थायमिन जुड़ जाता है, तथा यदि ग्वानिन है तो उसके साथ स्वतः ही साइटोसिन आकर जुड़ जाता है। इस प्रकार से दोनों श्रृंखलाएं पूर्ण हो जाती हैं तथा वह अपने जैसी ही सेल्फ रेप्लिकेशन के द्वारा अन्य डीएनए के अणु का निर्माण कर लेता है। न्यूक्लिक अम्ल का दूसरा कार्य कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण है। आरएनए का कार्य डीएनए के संदेश पर, डीएनए जो उसे संदेश देता है उसके आधार पर शरीर में विभिन्न प्रकार के प्रोटीन का निर्माण करना होता है। क्योंकि जीव जंतुओं का शरीर प्रोटीन से निर्मित होता है, अतः वह प्रोटीन किस जीव के शरीर के निर्माण के लिए किस प्रकार के प्रोटीन की आवश्यकता है, वह सूचना डीएनए में कोड की जाती है तथा आरएनए के द्वारा वह सूचना भेजकर नवीन प्रोटीन का निर्माण कराया जाता है। वास्तव में कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण विभिन्न आरएनए अणुओं द्वारा होता है, परंतु किसी विशेष प्रोटीन के संश्लेषण का संदेश डीएनए पर उपस्थित होता है। डॉक्टर हरविंद खुराना, जो पंजाब के विश्वविद्यालय लाहौर से एमएससी की डिग्री प्राप्त थे, जिन्होंने प्रोटीन तथा न्यूक्लिक अम्लों के विषय में कार्य किया, उन्हें मार्शल के तथा रॉबर्ट के साथ संयुक्त रूप से औषधि
तथा भौतिक चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। इन्होंने सबसे पहले डीएनए की संरचना के विषय में बताया। वॉटसन और क्रिक ने डीएनए की संरचना का जो मॉडल था वो प्रस्तुत किया था और इन्होंने डॉक्टर हरविंद खुराना ने आनुवांशिक कोड को ज्ञात किया, जिसके लिए इन्हें चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। डीएनए तथा आरएनए के कार्यों को जानने के बाद एवं उनकी संरचना को पढ़ने के बाद अब हम ये जानना चाहेंगे कि डीएनए अंगुली छापन अर्थात डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होती है। बच्चों, पहले आपने सुना होगा, डिटेक्टिव मूवीज़ में इधर उधर देखा होगा कि प्रत्येक व्यक्ति के जो फिंगरप्रिंट्स होते हैं, उंगलियों की जो छाप होती है वो कैसी होती है, यूनिक है। अर्थात एक व्यक्ति की उंगली की छाप दूसरे व्यक्ति से नहीं मिलती। किंतु आजकल क्योंकि मॉडर्न ज़माना है, साइंस ने तरक्की कर ली है, अतः चिकित्सा, शल्य चिकित्सा के द्वारा उंगली के फिंगरप्रिंटों को हम बदल सकते हैं। परंतु डीएनए के अंदर जो सूचनाएं हैं वह किसी भी प्रकार से परिवर्तित नहीं की जा सकती। अर्थात डीएनए के द्वारा हम किसी भी व्यक्ति के विषय में जो जानकारी प्राप्त करते हैं उसे किसी भी प्रकार से झूठा या मिथ्या नहीं माना जा सकता। तो डीएनए के द्वारा हम कैसे पहचान कर सकते हैं, उसे हम कहते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग या उंगली छापन। यह ज्ञात है कि प्रत्येक जीव के अद्वितीय उंगली छाप होती है। ये उंगली के शीर्ष पर होते हैं तथा इन्हें लंबे समय तक व्यक्ति की पहचान निर्धारित करने के लिए काम में लाया जाता है, लेकिन शल्य चिकित्सा के द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है। किंतु व्यक्ति में डीएनए के क्षारकों का अनुक्रम अद्वितीय है। डीएनए के क्षारकों का अनुक्रम, जिस सीरीज में डीएनए में क्षारक लगे हुए हैं वह अद्वितीय है। अर्थात एक व्यक्ति के डीएनए का क्षारकों का अनुक्रम दूसरे व्यक्ति से रिजेंबल नहीं करता, मेल नहीं खाता। इसको ज्ञात करना डीएनए अंगुली छाप कहलाता है और यह प्रत्येक कोशिका के लिए समान होता है तथा इसे किसी भी इलाज के द्वारा परिवर्तित नहीं किया जा सकता। अतः डीएनए उंगली छाप का उपयोग आजकल हम कहाँ कर सकते हैं। नंबर 1, विधि संबंधी प्रयोगशाला में अपराधी की पहचान करने में होता है। बच्चों, आपने सुना होगा कोई मर्डर हो जाता है, कोई इस तरह का अपराध हो जाता है, तो अपराध के लिए जो विधिक होते हैं अर्थात कोर्ट के द्वारा या पुलिस के द्वारा उस व्यक्ति के डीएनए के द्वारा हम अपराधी की पहचान कर सकते हैं। किसी व्यक्ति की पैतृकता को निर्धारित करने में अर्थात उसके माता पिता के विषय में जानकारी प्राप्त करने में भी डीएनए का महत्वपूर्ण भूमिका है। किसी दुर्घटना में मृतक के शरीर की पहचान करने के लिए बच्चों अथवा जनक के डीएनए की तुलना करने के लिए, यदि अचानक कोई दुर्घटना हो जाती है जिसमें व्यक्ति का शरीर शत विशत हो जाता है, हम उसकी शक्ल नहीं पहचान सकते, अथवा हमें डेड बॉडी बहुत दिन बाद प्राप्त होती है, तो उसकी पहचान कैसे की जाए। उसकी पहचान करने के लिए भी मृतक के शरीर की पहचान के लिए उसके बच्चों के और जनक के डीएनए का मिलान करके हम पहचान कर सकते हैं। जैव विकास के पुनर्लेखन में किसी प्रजाति समूह की पहचान में जैव जीवों का विकास हुआ, एक जीव से दूसरा जीव विकसित हुआ तथा विभिन्न प्रकार की प्रजातियां उत्पन्न हुई। कौन सी प्रजाति जीवों की विकास के क्रम में किससे अधिक मिलती है अर्थात वह किसके अधिक समीप है, इसकी पहचान के लिए भी हम जैव विकास के पुनर्लेखन में इसका प्रयोग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का करते हैं। बच्चों, डीएनए आरएनए की संरचना, उनका निर्माण किस प्रकार से होता है, न्यूक्लियोटाइड किसे कहते हैं, न्यूक्लियोसाइड किसे कहते हैं तथा वे कैसे आपस में जुड़कर श्रृंखला का निर्माण करते हैं। डीएनए एक दोहरी श्रृंखला से मिलकर बना हुआ होता है। आरएनए कितने प्रकार के होते हैं तथा उनके क्या कार्य हैं। इसके अतिरिक्त हमारे शरीर में हार्मोन की क्या भूमिका है तथा विभिन्न हार्मोन के कारण शरीर में कौन कौन सी क्रियाएं नियंत्रित होती हैं, इसके विषय में हमने आज पढ़ा। इसको पढ़ने के बाद अब हम इस पाठ से संबंधित कुछ प्रश्नों को हल करेंगे।
पहला है, यदि डीएनए के थायमिन युक्त न्यूक्लियोटाइड का जल अपघटन किया जाए तो कौन कौन से उत्पाद बनेंगे। इसने कहा है न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड का अर्थ है केवल 2, अर्थात उसमें क्या होगा, शर्करा होगी और नाइट्रोजनी बेस होगा। तो यहाँ पर उसने कहा न्यूक्लियोटाइड कौन सा है, थायमिन है, तो उससे क्या निकलेगी, डीऑक्सी राइबोस शर्करा तथा थायमिन नाइट्रोजन बेस निकलेगा। दूसरा है, जब आरएनए का जल अपघटन किया जाता है तो प्राप्त क्षारकों की मात्राओं के मध्य कोई संबंध नहीं होता। यह तथ्य आरएनए की संरचना के विषय में क्या संकेत देता है। जैसा अभी बताया गया कि आरएनए सिंगल स्ट्रैंड वाला होता है जिसमें दूसरा कोई भी क्षारक जुड़ा हुआ नहीं होता। बच्चों, यदि हम डीएनए के बारे में बात करें और हम ये कहें कि डीएनए में 10% एडेनिन है, तो क्योंकि एडेनिन थायमिन से जुड़ा हुआ होता है, इस कारण उसमें थायमिन भी कितना होगा, 10% होगा। अब 100 में से 10% एडेनिन निकल गया और 10% थायमिन निकल गया, तो बाकी कितना बचा, 80%। 80% में 40% साइटोसिन होगा और 40% ग्वानिन होगा। तो हम आरएनए में नहीं बता सकते क्योंकि वो सिंगल स्ट्रैंड का बना हुआ है, इस कारण उसके अंदर क्षारकों की मात्रा कितनी है उसको नहीं बताया जा सकता। परंतु डीएनए में यदि हमें चारों में से एक क्षारक की मात्रा भी ज्ञात हो तो हम चारों क्षारकों की मात्रा को बता सकते हैं। इसी के साथ आपकी एनसीईआरटी की पुस्तक में कई चीज़ें दी गई हैं। इस पाठ से संबंधित कुछ प्रश्न जो आपसे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उनमें मुख्य रूप से न्यूक्लियोटाइड किसे कहते हैं, न्यूक्लियोसाइड किसे कहते हैं, आरएनए तथा डीएनए में क्या अंतर है और पेंटोज शर्करा क्या होती है, इनके विषय में प्रश्न पूछे जाते हैं जो मेरे द्वारा आपको अच्छी प्रकार समझा दिया गया है। आशा करती हूँ कि आज का पाठ आपको ठीक से समझ में आया होगा। इसी के साथ आप इसको ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे तथा अपने एग्ज़ाम के लिए तैयारी करेंगे। इससे 1 या 2 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं, अतः इस पाठ को पढ़ने के बाद आप उन प्रश्नों को हल करने में सक्षम होंगे। इसी के साथ आज की कक्षा समाप्त होती है। धन्यवाद। जय भारत।